तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफै की बॉडी में मौजूद जितने भी ट्रेजर्स थे वो सारे के सारे निकल कर फौरन से स्पेस में कहीं ऊपर चले गए थे। ये देखते ही वो ग्रेट डीमन भी उनके पीछे चला गया था और दूसरी तरफ वहां मौजूद जितने भी मास्टर्स थे वो सारे के सारे उन ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए वो भी ऊपर की तरफ चले गए थे। जिसके बाद योंगफै बिल्कुल अकेला होता है और काफी रिलैक्स फील कर रहा था क्योंकि सारे ट्रेजर्स उसकी बॉडी से जा चुके थे। मगर वहां पर अचानक हुंटियांडाओ आता है। वो आते ही लोंगजी को मार डालता है। वो असल में योंगफै को मारना चाहता था मगर लोंगजी बीच में आ गई थी और लोंगजी की मौत का सदमा योंगफै बर्दाश्त नहीं कर पाता और अचानक से उसका इनर डीमन फिर से एक्टिवेट हो जाता है। जिसके बाद योंगफै इतना ज्यादा ताकतवर बन जाता है वो हुंटियांडाओ को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, यहाँ तक कि वो उसे मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। और आखिर में जब वो उस पर अपना फाइनल अटैक करता है तो हुंटियांडाओ का फादर वहां पर आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफै अभी भी वहीं पर ही खड़ा हुआ था और जैसे ही हम लोग उसके इनर स्पेस को देखते हैं वहां पर वो डीमन पूरी तरह से आजाद हो चुका होता है और योंगफै एक बड़े से स्टैचू के ऊपर बैठा हुआ था और वो इनर डीमन उसकी तरफ आते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि शायद तुम काई युआन सिटी वाली बैटल में काफी ग्रो हो चुके होगे, मगर जरा देखो खुद को, तुम आज भी बिल्कुल एक लूजर की तरह बैठे हुए हो। तुमने फिर से किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख लिया है जैसे कि तुमने पहले अपनी एक महबूबा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था और तुम उस वक्त भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए और अब भी तुम इस लड़की को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल बेबस हो चुके हो और तुम्हारे हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा तो फिर क्यों ना तुम अपनी बॉडी को मुझे कंट्रोल करने दो, मैं सब कुछ खुद से हैंडल कर सकता हूँ। मगर अचानक वो कहता है कि ये इतना शोर किस बात का है। योंगफै वहां पर बिल्कुल खामोश बैठा हुआ होता है और उस डीमन की बातों को सुन भी रहा होता है या नहीं उसे खुद भी नहीं मालूम होता, मगर वो डीमन जानता था कि वो उसकी बातों को सुन रहा होगा। जैसे ही वो उसके पास आता है तो वो उससे कहता है कि जरा देखो, मेरी एंशिएंट सील वो पूरी तरह से मेरे ऊपर से हट चुकी है, अब तुम मुझसे बचकर कहीं भी नहीं जा सकते। ये कहने के बाद वो दोबारा हंसना शुरू कर देता है मगर योंगफै उसे कोई रिएक्शन नहीं देता और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है युआन लोंग को। वो योंगफै को जब देखता है कि योंगफै की बॉडी से बहुत ज्यादा एविल एनर्जी निकल रही है तो वो उसे दोबारा से होश में लाने की कोशिश करता है और कहता है कि बच्चे ऐसा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिर से कोई एविल डीमन बन जाओ। फौरन से अपने आप को होश में लाओ, तुम इस एविल डीमन को अपनी बॉडी को कंट्रोल करने नहीं दे सकते। वो उसे उसके कपड़ों से पकड़कर जोर जोर से हिला रहा होता है ताकि शायद वो होश में आ जाए, मगर योंगफै वो अभी भी बिल्कुल होशो हवास में नहीं था। दूसरी तरफ वो डीमन योंगफै पर कंटिन्यूसली हंस रहा होता है कि वो बिल्कुल बेबस और लाचार हो चुका है। उसके पास सिवाय अपने डीमन नेचर को एक्सेप्ट करने के कोई और रास्ता नहीं है। वो कंटिन्यूसली योंगफै को कहता रहता है कि हार मान लो, तुम्हें इतना ज्यादा रेजिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। वो कंटिन्यूसली हंसे जा रहा होता है और फिर कहता है कि अपनी बॉडी को मुझे दे दो, मैं इसे सबसे बेहतरीन तरीके से यूज कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो फिर से अपनी डिमोनिक पावर के जरिए उसकी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर युआन लोंग वो कंटिन्यूसली उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि बच्चे ऐसा मत करो, अगर तुम डीमन बन गए तो तुम दोबारा कभी भी होश में नहीं आ पाओगे। मगर यहाँ पर वो डीमन हंस रहा होता है और कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। देखते ही देखते अचानक योंगफै को फिर से कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं। वो यूशिन और लोंगजी को देखता है जिसकी वजह से वो अचानक से फिर से अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आने लगता है और उसकी बॉडी उस स्टैचू से सीधा नीचे की तरफ जाती है और दिखाया जाता है कि वो स्टैचू असल में एक डिमोनिक स्टैचू था। जैसे ही वो अपने फुल साइज में आकर योंगफै के सामने खड़ा हो जाता है तो योंगफै उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो डीमन योंगफै को चारों तरफ से घेरे हुए होता है। वहां पर उसके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं और वो सारे के सारे योंगफै को घूर रहे होते हैं और वहां मौजूद जो सबसे बड़ा डीमन होता है वो योंगफै से कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। मगर योंगफै अचानक गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि बस अब बहुत हुआ। इतना कहने के साथ अचानक वो दोबारा से अपनी बॉडी पर कंट्रोल लेना शुरू कर देता है और उन डीमन से कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। और उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर बहुत ही दूर दूर तक फैलने लगती है, यहाँ तक कि वो युआन लोंग को भी पीछे धकेल देता है। और युआन लोंग देखता है कि वो ब्लड एनर्जी अचानक से लोंगजी की तरफ जाने लगी है। ये देखकर वो योंगफै से कहता है कि बच्चे ये क्या कर रहे हो, तुम जानते हो ना कि तुम उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। ये कहने की देर थी कि वो एनर्जी वापस से पीछे की तरफ हट जाती है और योंगफै उस एनर्जी को दोबारा से अपने अंदर
सप्रेस कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आने लगता है। जैसे ही वो उस इविल एनर्जी को पूरी तरह से सप्रेस कर लेता है तो उसे एक जोर का झटका लगता है, मगर वो अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था और उसे वहां पर लोंगजी की डेड बॉडी दिखाई देती है। तो वो भागा चला आता है और लोंगजी को दोबारा से जिंदा करने के लिए फौरन से युआन लोंग से वो एंजल हार्ट छीन कर ले लेता है और कहता है कि ये एंजल हार्ट एक टॉप लेवल की मेडिसिन की तरह काम करता है। अगर लोंगजी की बॉडी के अंदर अभी भी जरा सी भी ब्रीथ बाकी है तो हम लोग उसे दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। मुझे इस ट्रेजर को एक्टिवेट करने के लिए अपनी ब्लड पावर को यूज करना होगा। ये कहने के साथ वो अपने हाथ पर हल्का सा कट लगाता है और वहां मौजूद ब्लड एनर्जी को सीधा उस हार्ट के अंदर इंजेक्ट करता है, जिससे वो हार्ट फौरन से अपनी हीलिंग एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। वो हीलिंग एनर्जी फौरन से लोंगजी की बॉडी के अंदर काफी तेजी से एब्जॉर्ब हो रही होती है। ये देखकर युआन लोंग कहता है चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहने के बाद वो भी अपने हाथ पे कट लगाता है और वो भी अपनी ब्लड पावर के जरिए योंगफै की मदद करता है और दोनों ही एक साथ मिलकर उस ब्लड एनर्जी के जरिए लोंगजी को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। मगर कुछ ही देर के अंदर वो हार्ट काम करना छोड़ देता है क्योंकि उन लोगों की ब्लड एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम होती है। योंगफै कहता है कि मुझे और भी ज्यादा ब्लड एनर्जी यूज करनी होगी ताकि मैं इसे हील कर सकूं। ये कहने के बाद वो अपने दूसरे हाथ पर भी कट लगाता है और दोनों हाथों के साथ ब्लड पावर को यूज करता है। उसकी बॉडी से बहुत ही स्पीड के साथ ब्लड बहने लगा था, जिसकी वजह से उसकी अपनी जान भी खतरे में आ गई थी। और युआन लोंग उससे कहता है कि ऐसा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसे जिंदा करने के चक्कर में तुम खुद मारे जाओ। अगर योंगफै रुकने का नाम नहीं लेता, वो कंटिन्यूसली अपना ब्लड यूज किए जा रहा था, यहाँ तक कि उसके मुंह से भी खून आने लगता है और नाक से भी खून बहने लगा था। वो लोंगजी को हर हाल में रिवाइव करना चाहता था क्योंकि वो पहले ही यूशियन की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी वजह से वो 10,000 साल से पछता रहा था और अब वो लोंगजी की डेथ की वजह से पछताना नहीं चाहता था, इसीलिए वो हर हाल में उसे रिवाइव करना चाहता है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंखों तक से भी खून निकलने लग गया था। वो इतना जोर लगा रहा था कि उसके मुंह से और बॉडी से ब्लड ही ब्लड निकलने लगा था। देखते ही देखते लोंगजी की बॉडी में हल्की सी मूवमेंट होती है, जिस पर युआन लोंग उसे कहता है कि वो रिएक्ट कर रही है। ये कहने के बाद योंगफै वो कंटिन्यूसली उस एनर्जी को बढ़ाता जा रहा होता है ताकि वो जल्द से जल्द उसे हील कर सके। और देखते ही देखते अचानक उस लड़की में हल्का सा एक ब्रीथ का झटका सा लगता है, जिस वो लड़की जिंदा हो जाती है और युआन लोंग कहता है वो वापस आ गई है। ये देखकर योंगफै फौरन से अपने उस प्रोसेस को रोक देता है और इतने में हमें दिखाया जाता है कि चू किंगडम की प्रिंसेस हुआन वो वहां पर आ चुकी होती है और उसके साथ मेंगलियार भी थी। वो लोग वहां पर योंगफै को देखते हैं तो वो काफी सरप्राइज होते हैं और वो प्रिंसेस अपने सोल्जर्स से कहती है कि योंगफै और उसकी वो दोस्त उन दोनों को अपने साथ ले जाओ और उनके लिए एक अच्छी सी फिजिशियन को तलाश करो। मगर योंगफै कहता है कि नहीं, इसे मैं ले जाऊंगा। ये कहने के बाद वो फौरन से लोंगजी को उठाता है और दूसरी तरफ मेंगलियार उसे देखकर बिल्कुल हैरान होती है। वो पहले भी योंगफै को जानती थी मगर वो इस तरह के योंगफै को नहीं जानती थी जो कि दूसरों की इतनी ज्यादा केयर करता है। योंगफै वो लोंगजी को उठाकर उन लोगों के बीच में से होते हुए गुजर जाता है और मेंगलियार को ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे कि हम लोग यूट्यूब पे 5 सेकंड के एड को इग्नोर कर देते हैं। ये देखकर तो मेंगलियार के भी तोते उड़ जाते हैं। उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था कि जैसे योंगफै वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। मगर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो वहां से आगे जा रहा होता है तो उसका इनर डीमन फिर से उससे कहता है कि बच्चे, इस तरह तुम पागल हो जाओगे, बेहतर यही है कि तुम फौरन चूज करो कि तुम्हें क्या बनना है। तो योंगफै फिर दिल ही दिल में कहता है कि ना मैं कोई डीमन हूँ ना मैं कोई गॉड हूँ, मैं क्या हूँ मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्या चूज करूँ। ग्रेट डीमन लॉर्ड ने तो चूज कर लिया कि वो क्या बनना चाहता है। उसने अपनी इविलनेस को एक्सेप्ट कर लिया था, मगर मुझे क्या चूज करना चाहिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चू किंगडम में सारे ही लोग साफ सफाई का काम कर रहे होते हैं और हर एक टूटी फूटी चीज को उठा रहे होते हैं और योंगफै वो अपने कमरे में मौजूद होता है और उस वक्त वो कल्टीवेशन करते हुए अपने विल डीमन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने माइंड स्पेस के अंदर होता है जहां पर उसका एविल डीमन भी होता है। और योंगफै कहता है कि ये सब कुछ उस वक्त से शुरू हुआ है जब से मैंने उन 7 सोर्ड्स को समन किया था। उसके बाद से ही मेरी एनर्जी वो पूरी तरह से क्योटिक एनर्जी में बदल गई है। मेरी शुआन गोंग ब्लड रिवर्सल टेक्निक वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को आपस में मर्ज कर रही है और अब तो डिमोनिक रूट्स वो मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा डीपली जा चुकी हैं और मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्द 7 लेजेंडरी सोर्ड्स को यूज करना मेरे लिए सिर्फ बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि वो 7 लेजेंडरी सोर्ड्स वो अब एक सोर्ड में कंबाइन हो चुकी हैं। मगर मैं करूं तो करूं क्या, मुझे इस कॉज एंड इफेक्ट से खुद को
निकालना ही होगा। मैं खुद को इस तरह कॉज एंड इफेक्ट का शिकार होने तो नहीं दे सकता। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना ही होगा कि जिसके जरिए मैं इस इविल डीमन को यहीं तक ही लिमिटेड कर सकूं, या फिर मुझे खुद से ही पावर ऑफ रीइंकार्नेशन को एक्सप्लोर करना होगा। मुझे वैसे भी किसी खतरे से कोई डर नहीं लगता। अब मुझे समझ में आने लगा है कि मुझे करना क्या है। ना मैं इविलनेस को चूज करूंगा, ना ही मैं कोई डिवाइन गॉड पाथ चूज करूंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट के पाथ को कट ऑफ करना है। ना ही मेरी बॉडी में कोई डिजायर बाकी रहेगी, ना ही कोई डीमन बाकी रहेगा। इतना कहने के बाद वो एविल डीमन फौरन से हंसते हुए उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम मैंगलियर की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। तुम किसी भी चीज को इतनी आसानी से छोड़ नहीं देते। अगर तुम्हें वाकई में मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर एक बार अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुमने क्या कुछ अपने अंदर जमा कर लिया है। ये कहने के बाद योंगफाई जैसे अपनी आंखें खोलता है तो वो एक अलग ही प्लेटफॉर्म पर आ पहुंचता है, जहां पर उसके सामने बहुत सारी पेंटिंग्स लटक रही होती हैं। वो पेंटिंग्स असल में उसकी अपनी पुरानी मेमोरीज होती हैं, जो कि उसकी 10,000 साल पहले वाली मेमोरीज थी। वो मेमोरीज अभी भी उसके माइंड में एक जगह मौजूद होती हैं और योंगफाई उन सारी मेमोरीज को देखते हुए अचानक से एक ऐसी पेंटिंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है जो कि उसे थोड़ी दिलचस्प लगती है। वो जैसे उसे टच करता है तो वो फौरन से उस मेमोरी के अंदर चला जाता है, जहां पर वो देखता है कि वो एक ग्राउंड में मौजूद है और वहां पर एक लड़की खड़ी हुई है, जिसे देखते ही योंगफाई के इमोशंस फिर से भड़क जाते हैं और अचानक से वो उस लड़की को देखता है और पहचान जाता है कि ये तो टेन टाइशुआन है, जिसकी वजह से उसकी पास्ट लाइफ पूरी तरह से खराब हो गई थी। और उसे देखते ही योंगफाई का इविल नेचर फौरन से एक्टिवेट हो जाता है और वो अपनी पावर को यूज करने वाला था, मगर उस इविल डीमन की बात सुनते ही योंगफाई फौरन से अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो डीमन उससे कह रहा होता है कि जरा देखो, तुम्हारी 10,000 साल पहले की मेमोरीज भी आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं। तुम अपने 10,000 साल पुराने दुश्मन तक को नहीं भूले हो। ये दुनिया पूरी तरह से ऐसे लोगों से भरी हुई है। लोगों के अंदर एक ना एक डीमन जरूर होता है, या फिर मैं यूं कहूं कि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे डीमंस हैं, जो कि ह्यूमन फॉर्म में तुम्हारे सामने घूम रहे हैं। और ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है। और जरा इस टेन टाइशुआन को देखो, तुम्हारी जिंदगी को अजाब तो इसी ने ही बनाया है। योंगफाई अभी उसे देख ही रहा होता है कि अचानक से हमें एक और पास्ट लाइफ वाला योंगफाई दिखाई देता है, जो कि अपनी ही बॉडी को क्रॉस करते हुए आगे चला जाता है, जिस पर प्रेजेंट वाला योंगफाई बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि वो 10,000 साल पहले जब टेन टाइशुआन के पास गया था और वो एक मैच लड़ने वाले थे, तो उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ को टच किया था और उसी वक्त टेन टाइशुआन ने अपनी कोई एविल पावर उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दी थी, जिसकी वजह से योंगफाई की कल्टीवेशन वो बहुत ही तेजी से ड्रॉप होने लगी थी और वो इतना बेकार हो चुका था कि वो सेकंड लेवल के वॉरियर्स तक का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि उसके अपने सेक के लोग वो उसे अब लूजर कहकर पुकारने लगते हैं, क्योंकि वो अब कल्टीवेट नहीं कर पा रहा था और ऊपर से उसकी कल्टीवेशन जो बाकी बची थी वो भी बहुत ही तेजी से ड्रॉप होती जा रही थी। वो बिल्कुल बेकार हो चुका था। वहां मौजूद लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि पता नहीं उस फेरी ने इसे क्यों जिंदा छोड़ दिया, लगता है शायद इसके फादर पर तरस आ गया होगा कि ये अपने फादर का इकलौता बेटा है, वरना इसकी कल्टीवेशन को देखते हुए तो फेरी ने इसे कब का मार दिया होता। और सुना है कि ये उस फेरी को पसंद करता था और उसे लगा कि शायद वो इसे पसंद करती है। और वहां से ही अचानक योंगफाई का एविल नेचर एक्टिवेट हुआ था और उसकी बॉडी से एविल एनर्जी रिलीज होना शुरू हुई थी। मगर अगले सीन में हमने देखा था कि उसकी बॉडी से पर्पल एनर्जी निकल रही होती है, जो कि टेन टाइशुआन की एनर्जी थी। वो अपने एल्डर्स के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि आखिर ऐसा क्यों है। मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिन रात एक कर दिए, यहाँ तक कि मैंने कोई एक दिन भी मिस नहीं किया कि जिस दिन मैंने प्रैक्टिस ना की हो। मैंने अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए न जाने कितनी मेहनत की है और कितनी तकलीफों को बर्दाश्त किया है, उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मगर वहां मौजूद लोग कहते हैं कि यंग मास्टर, तुम्हारे प्रोफाउंड स्किल्स का लेवल ड्रॉप हो चुका है, इसीलिए अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे। और उसके अपने ही साथी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि योंगफाई, तुम अब हमारे मास्टर्स के लिए एक धब्बा बन चुके हो। तुम्हारे यहाँ रहने से हमारी इंसल्ट होगी। भले ही तुम एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वॉरियर हुआ करते थे, मगर तुम अब बिल्कुल वीक हो चुके हो और अब तुम्हें अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। शायद तुमने टेन टाइशुआन के साथ फाइट करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। शायद तुम्हारी यही किस्मत थी। मगर योंगफाई कहता है कि नहीं, ये मेरी किस्मत नहीं है।
है। मैं अपनी इस किस्मत को नहीं मानता, भले ही अगर गॉड्स ऐसा चाहते हैं तो भी मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा, ना ही मैं गॉड्स की विल को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं इस किस्मत को मानने को तैयार ही नहीं। वहाँ पर हमें उसके फादर को भी दिखाया जाता है, वो एक जगह ऊपर मौजूद होता है और अपने बेटे को देख रहा होता है कि वो अभी भी अपनी इस पावर से सेटिस्फाइड नहीं है। जिसके बाद योंगफाई वो अपनी एक अलग जर्नी पर निकल पड़ता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन हासिल करूंगा और इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बनूंगा। चाहे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए फिर मुझे ट्रेजर्स का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े, मगर मैं फिर से अपनी पहले वाली किस्मत को बदल दूंगा, ना कि मैं इस किस्मत को एक्सेप्ट करूंगा जो कुछ मेरे साथ हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जब एक माउंटेन पर आता है तो वहां पर उसकी मुलाकात यूशिन से होती है। यूशिन उससे कहती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो, तुम हर वक्त मेरा पीछा करते रहते हो। तो योंगफाई उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, बल्कि तुम हर वक्त मेरे सामने चलती रहती हो। तो वो लड़की कहती है क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा फादर वो इस दुनिया का नंबर 1 वॉरियर है, आखिर उसने तुम्हें इस तरह इस हाल में क्यों छोड़ दिया है। मगर योंगफाई कहता है कि मैं शायद दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ कि मैं उस दिन यूशिन से मिला, उसके बाद से मेरी किस्मत पूरी तरह से बदल गई। उस दिन के बाद से उसे लगा कि शायद इस दुनिया में कल्टीवेशन ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि जिंदा रहने के लिए एक अच्छे जीवन साथी का होना भी जरूरी होता है। मगर जब योंगफाई को बचाते बचाते यूशिन एक वॉरियर के हाथों मारी जाती है तो उस दिन योंगफाई का इविल डीमन वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है और योंगफाई उस वॉरियर को अपनी विल पावर के जरिए मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक करके रख देता है। और वहां पर योंगफाई का जब फादर आता है तो वो देखता है कि योंगफाई के अंदर इविल नेचर आ गया है और वहां मौजूद वो वॉरियर जिसे योंगफाई ने अभी पीटा था वो हंसते हुए कहता है कि भले ही मैं ये लड़ाई हार गया हूं, मगर योंगफाई बहुत जल्द वो एक इविल डीमन बन जाएगा, क्योंकि इविल रूट्स वो उसकी बॉडी में काफी डीपली फैल गई हैं। बात सुनने के बाद उसका फादर उसकी इविल रूट्स को कंट्रोल करने के लिए उसकी बॉडी पर एक डिवाइन सील लगा देता है, जिसके जरिए वो उसके इविल डीमन को सप्रेस कर देता है। अगर हमें फिर दिखाया जाता है कि साल गुजरते हैं और योंगफाई वहां पर बहुत ही बुरी तरह मारा जाता है। उसकी बॉडी के अंदर हमें बहुत बड़े बड़े उनके लिए आइस स्टोन्स दिखाई देते हैं जो कि उसकी बॉडी के आर पार निकले हुए थे और वहीं पर ही उसकी डेथ हो गई थी। जिसके बाद 10,000 साल गुजरते हैं, सब कुछ बिल्कुल बदल जाता है। योंगफाई जिन लोगों को जानता था वो लोग अब गुजर चुके थे, उसके प्यारों में कोई भी अब जिंदा बाकी नहीं रहा था। वो खुद अकेला से गॉड सिमेट्री में दोबारा से रिवाइव होता है। जब वो अपनी कब्र से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो जिंदा हो चुका है, मगर वहां मौजूद उसके अपनों में कोई भी जिंदा नहीं है। वो अकेला ही था जो कि दोबारा से रिवाइव हुआ था और ये बात उसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि आखिर वो अकेला क्यों जिंदा हुआ है और बाकी लोग जिंदा क्यों नहीं हुए। वह उस इनर डीमन के साथ ये सारा विजुअल देख रहा होता है कि पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उन लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा था। यूशिन वो हमेशा के लिए चली गई, मगर उसे यूशिन की जगह अब चेंशी मिल गई। योंगफाई वो इस बात पर पछता रहा होता है कि वो अकेला जिंदा क्यों है, क्योंकि इस दुनिया में उसे जानने वाला अब कोई भी जिंदा नहीं रहा। वो अपनी उस कंडीशन में उस जगह से जाते हुए कहता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं नहीं जानता कि मेरा घर कहाँ है और मुझे जाना कहाँ है। और यहाँ पर वो एविल डीमन योंगफाई को बता रहा होता है कि तुम चाहते तो बिल्कुल वैसे के वैसे भी रह सकते थे जैसे कि तुम उस कब्र से बाहर निकले थे। तुम्हें इस दुनिया को बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसा तुमने 10,000 साल पहले जिंदगी गुजारी थी वैसे ही तुम दोबारा गुजार सकते हो। तुम्हें किसी चीज की कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस आजादी के साथ तुम्हें जिंदगी को एंजॉय करो और तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तुम्हें किसी के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना कोई जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। मगर दोबारा से रिवाइव होने के बाद तुमने फिर से जिम्मेदारियों को चूज कर लिया है कि तुमने फिर से अपने कंधों पर एक बोझ डालना है। तुमने चेंशी को गार्ड करने की जिम्मेदारी उठा ली और उस ड्रैगन बेबी को भी तुम रिवाइव करना चाहते हो, उसके लिए भी तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तुम्हारे अंदर आज भी टेन टाइशवान के लिए नफरत है और लोंगजी की मौत का गम तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म कर देगा। ये कहने के बाद वो अपनी एक फिंगर उसकी तरफ आगे बढ़ाता है और कहता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम इन सब के होते हुए डिवाइन पावर्स को कल्टीवेट कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि तुम इन सब से आजाद हो जाओ और विल पाथ को चूज कर लो। मगर योंगफाई साफ साफ इनकार कर देता है कि नहीं, मैंने 10,000 साल पहले अपनी ट्रेवल जर्नी शुरू की थी और मैंने अपनी इस 10,000 साल जिंदगी में हर एक चीज को अच्छी तरह से रियलाइज किया है। ना
मैं कोई डीमन हूँ, ना मैं कोई डिवाइन गॉड हूँ, बल्कि मेरे पास अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने इस दुनिया में एक लंबा टाइम गुजारा है। मैंने इस मोर्टल वर्ल्ड में हार्डशिप को देखा है कि ह्यूमंस किस तरह हार्ड वर्क करते हैं। न जाने कितने लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाते, ना ही वो अचीव कर पाते हैं जो कि वो लोग अचीव करना चाहते थे। जो लोग यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अपने आप को टेम्पर करते हैं और अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं, मगर जो वीक होता है उस पर सारी दुनिया हंसती है। यहाँ जो अमीर होता है सारे रिसोर्सेज उसके पास होते हैं, और जो गरीब होता है वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के बचे कुचे खाने पर ही गुजारा करता है। और सारी दुनिया उसे ये समझती है कि वो शख्स लेजी है और वो खुद को कभी ग्रो नहीं कर सकता। इस दुनिया में न जाने कितने लोगों के साथ नाइंसाफी होती है। इतना कहने के बाद हमें वहां पर एक कॉइन दिखाई देता है। वो कॉइन असल में उसकी किस्मत का सिक्का होता है जो कि अब पलट जाता है तो योंगफे के सामने वहां एक नया कल्टीवेशन पाथ अपीयर होता है। और योंगफे कहता है कि मेरे फादर ने एक मर्तबा मुझे बताया था कि अगर तुम किसी को भी देखो कि कोई शख्स फैमिलीज को मार रहा है और बिला वजह उन लोगों का कत्लेआम कर रहा है तो तुम्हें उनसे लड़ना है। मेरा मकसद यही है कि यहाँ मौजूद जितने भी पावरफुल लोग हैं और जो कमजोरों पर जुल्म करते हैं, मुझे उनके खिलाफ लड़ना है। यही वजह है कि इस दुनिया में जितने भी कमजोर लोग हैं जब वो ताकतवर बनते हैं तो वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं। मगर मेरे फादर ने मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं कमजोर से ताकतवर बनूंगा तो मैं इस तरह का बन जाऊंगा। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है वो एक माउंटेन से निकल कर जा रहा होता है और वो अपने उस इनर डीमन से कहता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर चीज कोई पावर नहीं है बल्कि ह्यूमन हार्ट है। अगर हमें कोई उम्मीद नजर ना आ रही हो तो फिर हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें चलते रहना चाहिए जब तक हमें कोई उम्मीद नजर ना आ जाए। और सिर्फ वही लोग ये सारी तकलीफें बर्दाश्त कर सकते हैं जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में तकलीफें बर्दाश्त की हैं और सब कुछ खोया है। और वही शख्स इस दुनिया में कामयाब होते हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाते हैं। और मैं भी उन लोगों में से ही एक हूँ। मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां और मेरे कंधों पर भी एक बोझ है। मेरे दिल में एक दर्द है। मेरी आंखों में हमेशा आंसू होते हैं जो कि दर्द भरे आंसू होते हैं और मेरी तकलीफ को बयान करते हैं। और मेरे ये इमोशंस ही हैं जो कि मेरा पाथ ऑफ कल्टीवेशन है। मेरा ये टूटा हुआ दिल ही मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इतने में अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा गेट अपीयर होता है। योंगफे उस गेट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है मगर वो एविल डीमन फिर से उसके सामने आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई चॉइस है ही नहीं। मगर यहाँ पर योंगफे को अपने सामने क्लियरली दिखाई दे रहा था कि उसका अपना पाथ ऑफ कल्टीवेशन क्या है। मगर यहाँ पर योंगफे उस इनर डीमन से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे हार्ट को अच्छी तरह से देखने में मेरी मदद की और मुझे मेरे फादर के वर्ड्स को समझने में मेरी मदद की। मैंने अपनी लाइफ में 8 सफरिंग इमोशंस को फील किया है जिनमें बर्थ, ओल्ड एज, सिकनेस, सेपरेशंस, डेथ और हेट्रेड, डिजायर्स, 5 शेडोज, यहाँ तक कि हर एक इमोशन को मैंने अच्छी तरह से रियलाइज कर लिया है। यहाँ तक कि मैंने एविलनेस ऑफ ह्यूमन भी देख ली है। यहाँ तक कि और सिर्फ यही नहीं, मैंने इस दुनिया में और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हासिल किए हैं जैसे कि फ्रेंडशिप, फैमिली और लव। ये सब कुछ फेस करने के बाद भी मैं आखिर में वही हूँ जो कि मैं पहले था। ना मैं कोई गॉड बना, ना मैं कोई एविल डीमन बना, जिसका मतलब ये साफ है कि ये दुनिया न सिर्फ गॉड्स और डीमंस के हाथों कंट्रोल होती है बल्कि ये दुनिया बनाई हुई ही गॉड्स की है और उन लोगों ने ही ये सारे पाथ ऑफ कल्टीवेशंस बनाए हैं। ये सुनकर वो डीमन कहता है तुम पागल हो गए हो। तुम जिस पाथ को चूज करने की कोशिश कर रहे हो ईस्टर्न गॉड्स भी उसे चूज करने की कोशिश नहीं करते। ये कहने के बाद वो एविल डीमन उसे रोकने के लिए पूरा जोर लगाता है मगर योंगफे कहता है कि ये पाथ ऑफ कल्टीवेशन चाहे डिमोनिक हो या फिर डिवाइन हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे ही पाथ ऑफ कल्टीवेशन एक ही जगह पर आकर इकट्ठे होते हैं और सबका मकसद सिर्फ एक होता है। ये कहने के साथ ही वो वहां मौजूद एक बड़े से गेट पर अपने दोनों हाथ टच करता है और उस एविल डीमन से कहता है कि गॉड लाइन में ना कोई जेंडर होता है ना ही कोई डिफरेंस होता है, दोनों ही डिवाइन पावर्स होती हैं। ये कहने के बाद वो वहां मौजूद एक थर्ड गेट को ओपन कर देता है जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा डिवाइन एनर्जी अंदर आने लगती है और वो एनर्जी जब उसकी बॉडी के अंदर आती है तो योंगफे बहुत ही जोर से चिल्लाता है यहाँ पे हम लोग
प्रिंसेस हुआन और मेंगलियार को देखते हैं, उन लोगों को योंगफै की चीख सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो योंगफै के कमरे से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और वो लोग उस एनर्जी में देखते हैं कि योंगफै उस जगह हवा में ऊपर आ चुका है। उन लोगों को लग रहा था कि शायद योंगफै ने कोई ब्रेक थ्रू कर लिया है और हमें दोबारा से योंगफै को दिखाया जाता है। उसने वाकई में यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू कर लिया था और साथ में वो 4th लेवल के परफेक्शन लेवल तक आ जाता है, यानी कि बस वो 5th लेवल से एक कदम की दूरी पर है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग दोबारा से हुन टियानडाओ को देखते हैं। उसका मुंह पूरी तरह से सूजा हुआ होता है। योंगफै ने उसे इतना मारा था कि वो बेचारा खुद को भी नहीं पहचान पा रहा था, यहाँ तक कि उसके दांत भी टूट गए थे और वो अपने बारे में सोच सोच कर ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें उसी शहर में एक लड़की को दिखाया जाता है। उसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे, मगर वहां पे हमें एक और शख्स को दिखाया जाता है। उससे जब कोई बंदा टकराता है तो वो शख्स फौरन से अपनी सोर्ड निकालता है और अपनी सोर्ड से उन लोगों को मार डालता है। और फिर हमें वहां पर एक मॉन्क को दिखाया जाता है। वो मॉन्क अपने हाथों में एक माला लिए हुआ होता है और उस माला से खून टपक रहा था। जिसके बाद हम उसके आसपास देखते हैं तो वहां पर लाशों के ढेर लगे होते हैं। इसी तरह फिर हमें वहां पर एक तीसरे वॉरियर को दिखाया जाता है। वो एक पोटली में किसी चीज को अपने साथ ले जा रहा था और उस पोटली से खून टपक रहा था, यानी कि उस शख्स ने भी किसी को कत्ल किया है और शायद वो उसका सर काट कर अपने साथ ले जा रहा है। जिसके बाद हमें वहां पर एक और लड़की को दिखाया जाता है। वो जब एक बड़े से पैलेस के अंदर आती है तो वहां पर उसे बहुत सारे लोग देखते हैं और उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं और उसकी तारीफें करते हैं। यहाँ जो शख्स उसे देखता है वो उसे सिर्फ देखता ही रह जाता है और उसकी खूबसूरती की तारीफें करने लगता है, जिस पर वो लड़की भी काफी खुश होती है। और वहां पर हमें एक 5वें कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो शख्स उस लड़की से कह रहा होता है कि तो तुम आ गई, लगता है कि तुम अब भी अपनी खूबसूरती का झांसा देकर लोगों को बेवकूफ बना रही हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी खूबसूरती से झांसा देती हूँ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।